हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेष्ठ क्लासेस चैनल से विशाल मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि टाइटल देख के आप जान ही गए होंगे, ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो कि यूपीटीईटी की परीक्षा में आ चुके हैं पिछले वर्षों में। और ये दोस्तों जो ये आज की वीडियो है, ये आज की चौथी वीडियो है इस सीरीज की, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में जो आए हुए हैं उसको हम कराने जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, नामित मापनी, दूसरा क्रम सूचक मापनी, तीसरा अंतराल मापनी या चौथा अनुपात मापनी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। बताइए जल्दी। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका अनुपात मापनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मापन के मुख्य रूप से 4 स्तर या प्रकार होते हैं दोस्तों। जान लेते हैं दोस्तों कौन कौन से होते हैं। पहला अनुपात मापनी, दूसरा क्रमिक मापनी, तीसरा अंतराल मापनी और चौथा शाब्दिक या नामित मापनी। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। किस में होता है दोस्तों बताइए। पहला इदम, दूसरा अहम, तीसरा पराअहम या चौथा परिस्थितियों में। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, पराअहम आपका तीसरा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सिगमंड फ्रायड के बारे में बताया गया दोस्तों कि सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के मुख्य रूप से 2 संप्रत्यय हैं, जिसमें पहला है चेतन, अर्धचेतन व अचेतन, तथा दूसरा है इदम, अहम व पराअहम। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। व्यवहारवादी ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। फ्रीमैन, दूसरा न्यूमैन, तीसरा वाटसन या चौथा होल्जिंगर। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका। जल्दी बताइए किसने कहा है। बिल्कुल सही है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका वाटसन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वाटसन जो थे ये अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों में से एक थे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, उद्दीपन की तीव्रता, दूसरा उद्दीपन की उपादेयता, तीसरा ऑप्शन आपका उद्दीपन की विश्वसनीयता या चौथा ऑप्शन आपका उद्दीपन की सक्रियता। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उद्दीपन की तीव्रता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। पहला शिक्षण, दूसरा सहानुभूति, तीसरा समदृष्टि या चौथा प्रेरणा। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। बिल्कुल सही जवाब, चौथा ऑप्शन आपका प्रेरणा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्रेरणा जो होता है, प्रेरणा को ही पाकर बच्चे में पढ़ाई करने में उनकी रुचि उत्पन्न होती है, जिससे ज्ञानार्जन की गति और भी तीव्र हो जाती है और वे अपनी परफॉर्मेंस क्लास में एवं समाज में अच्छे तरीके से दे पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को थॉमसन ने लिखा है कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ठीक है दोस्तों, किसने लिखा है। थॉमसन ने। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रेरणा।
पांचवा देखिए दोस्तों, सॉरी छठा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रायड के अनुसार, पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। दूसरा, विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। तीसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। और चौथा ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, जल्दी बताइए। फ्रायड के अनुसार कौन सी बात इसमें कही गई दोस्तों, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब, तीसरा ऑप्शन आपका, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका। समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, वॉटसन, दूसरा कोफका, तीसरा कोहलर, या चौथा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, जल्दी बताइए। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रश्न, ये जो प्रश्न आया था पेपर में, इसमें से ऑप्शन इन्होंने दे ही नहीं रखा कि SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसमें से चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। SOR जो है दोस्तों, वो स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कहते हैं दोस्तों। इसको अमेरिकी वैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया दिए गए विकल्प में से कोई उत्तर सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, और ये जो दिया गया था ये SOR थ्योरी, ये अमेरिका के वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था, अमेरिकी वैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, SOR किसके द्वारा दिया गया SOR थ्योरी, ये आपका दिया गया वुडवर्थ। जो कहाँ के थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, अवधि, दूसरा नवीनता, तीसरा रुचि, चौथा आकार। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका रुचि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि। रुचि मीन इंटरेस्ट। ठीक है, ध्यान आदमी का तभी लगेगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं, कि जब वह अपने मन से रुचि लेगा उस चीज को करने में। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। सीखने की विधियां, दूसरा सीखने में स्थानांतरण, तीसरा सीखने में पठार, या चौथा सीखने में रुचि। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा ऑप्शन आपका सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ आई बात। कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, दूसरा ऑप्शन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना कहलाता है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, स्मृति, दूसरा सीखना, तीसरा प्रेरणा, या चौथा चिंतन। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपके इसमें। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा ऑप्शन आपका सीखना मीन्स लर्निंग। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, स्तंभाकृति, दूसरा आवृत्ति बहुभुज, तीसरा संचयी आवृत्त, या चौथा रेखाचित्र। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपसे इसमें। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका स्तंभाकृति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे स्तंभाकृत कहते हैं। इसलिए आपका पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 12वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों बाल्यावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका। जल्दी बताइए, बुद्धि का अधिकतम विकास किस में होता है दोस्तों, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका बाल्यावस्था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि का अधिकतम विकास बाल्यावस्था में होता है दोस्तों। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में मानसिक विकास काफ़ी तेजी से होता है और परवर्ती किशोरावस्था आते आते अर्थात 19 से 20 साल की उम्र तक यह काफ़ी धीमा हो जाता है दोस्तों। इसलिए पहला ऑप्शन आपका बाल्यावस्था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर आधारित होता है बताइए। ऑप्शन देखिए, मूल प्रवृत्ति पर, दूसरा नैतिकता पर, तीसरा वास्तविकता पर, या चौथा ध्यान पर। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका मूल प्रवृत्ति पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्तियों पर। ठीक है दोस्तों, मूल प्रवृत्ति कौन कौन सी होती है दोस्तों, जैसे रोना, हंसना, खुद से प्रेम करना जिसे स्वप्रेम की भावना कहते हैं दोस्तों, आदि। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, पहला ऑप्शन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 14वां देखिए दोस्तों, अंतर्दृष्टि सूझ या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को में कोहलर ने प्रयोग किया था, किस पे किया था दोस्तों, पहला कुत्ते पर, दूसरा वनमानुषों पर, तीसरा बिल्ली पर, चौथा चूहों पर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपके इसमें, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, बी ऑप्शन वनमानुषों में आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दोस्तों वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा दिया गया, जो जर्मन के वैज्ञानिक थे, जिसने अपनी पुस्तक मेंटेलिटी ऑफ ओप्स में 1925 में यह प्रस्तुत किया था दोस्तों। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग जो किया दोस्तों वह सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने, या चौथा अच्छे अंक प्राप्त करना। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका। बिल्कुल सही जवाब, पहला ऑप्शन आपका सृजनशीलता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था। पहला ऑप्शन पावलोव, दूसरा स्किनर, तीसरा वाटसन, चौथा थॉर्नडाइक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका। बिल्कुल सही जवाब, चौथा ऑप्शन आपका थॉर्नडाइक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम में थॉर्नडाइक के ने प्रभाव का नियम दिया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों मुख्यतः 3 नियम दिए, कौन कौन सा, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम एवं तत्परता का नियम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 17वां क्वेश्चन देखिए उसने क्या कह रहा है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं किया जाता। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों प्रत्याहान विधि, दूसरा तार्किक विधि, तीसरा पहचान विधि, या चौथा पुनः सीखना विधि। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। बिल्कुल सही जवाब, दूसरा ऑप्शन आपका तार्किक विधि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्मृति के मापन के लिए तार्किक विधि का प्रयोग नहीं किया था, बाकी सभी किया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 18वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था। पहला साइमन के द्वारा, दूसरा बोल्ट्जमैन के द्वारा, तीसरा मुरे के द्वारा, या चौथा बैलक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, जल्दी बताइए।
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट का विकास किसके द्वारा किया गया? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका मुरे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस परीक्षण का विकास 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक S.A. मुरे, इनका पूरा नाम क्या था? S.A. मुरे के द्वारा किया गया दोस्तों, जिसमें TAT टेट परीक्षण में 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक कार्ड सादा रहता है तथा परीक्षण के समय एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग विषयों का अलग अलग चित्र बने होते हैं दोस्तों, तथा प्रत्येक कार्ड पर बने चित्रों के आधार पर 5 मिनट में कहानी बनानी पड़ती है उसको देख के। तो इसलिए आपका इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा दिया गया? टेट मुरे के द्वारा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 19वां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। पहला देखिए विषय केंद्रित शिक्षा, दूसरा शिक्षक केंद्रित शिक्षा, तीसरा क्रिया केंद्रित शिक्षा, चौथा बाल केंद्रित शिक्षा। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका इसमें? जल्दी बताइए, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। बिल्कुल सही जवाब, चौथा बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 20वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा वर्गीकरण का सिद्धांत, तीसरा समन्वय का सिद्धांत, या चौथा व्यक्तिकता का सिद्धांत। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इसमें आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी वर्गीकरण का सिद्धांत जो है आपका, यह सिद्धांतों में से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों सिद्धांत ठीक हैं जो वृद्धि और विकास में से संबंध रखते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत एवं व्यक्तिकता का सिद्धांत। वर्गीकरण का सिद्धांत जो है यह ऑप्शन इसमें सही है, यानी यही गलत है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? दूसरा ऑप्शन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 21वां देखिए उसमें क्या कह रहा है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों प्रभाव का नियम, दूसरा सादृश्यता का नियम, तीसरा तत्परता का नियम, चौथा साहचर्य का नियम। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब, तीसरा ऑप्शन आपका तत्परता का नियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भाटिया के अनुसार दोस्तों तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना या युद्ध को आधा विजय कर लेना ही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? तो तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22वां देखिए उसमें क्या कह रहा है? संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। पहला देखिए सामान्यीकरण, दूसरा विभेदीकरण, तीसरा प्रत्यक्षीकरण, चौथा पृथक्करण। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब, प्रत्यक्षीकरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो संप्रत्यय निर्माण के सोपान निम्न है दोस्तों, जान लेते हैं। जैसे पहले आपका प्रत्यक्षीकरण हो गया, दूसरा आपका विभेदीकरण हो गया, तीसरा पृथक्करण हो गया, फिर सामान्यीकरण हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी प्रत्यक्षीकरण आपका जो है ये पहले नंबर पे आता है, इसमें यही पूछा है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 23वां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? प्रक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? टॉलमैन, बंडूरा, थार्नडाइक, कोहलर। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका बंडूरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय संकल्पना अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा उसमें? दूसरा ऑप्शन आपका। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 24वां क्वेश्चन देखिए उसने क्या कह रहा है? उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? पहला निगमन विधि, दूसरा आगमन विधि, तीसरा अंतर्दर्शन विधि, ये चौथा बहिर्दर्शन विधि। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब, दूसरा ऑप्शन आपका आगमन विधि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। पहला
रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति, दूसरा उद्दीपक वस्तु प्रविधि, तीसरा प्रकाश ध्वनि गंध, या चौथा पुरस्कार दंड प्रोत्साहन। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। बिल्कुल सही जवाब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 26वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है पहला केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, दूसरा केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, तीसरा केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या चौथा गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। दोस्तों जो टेट या सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आप ये हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि जिसमें केवल लगा हो मात्र लगा हो तो उस क्वेश्चन के मान के चलिए 99% वो क्वेश्चन सही नहीं है, ये हमेशा आप मान के चलिए। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में केवल आपको मिलता है वो समझ लीजिए 99% गलत ही है। 1% चांस हो सकते हैं कि वो सही हो, लेकिन 99% मान के चलिए कि वो गलत ही है ऑप्शन। तो इसलिए चौथा ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 27वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम, दूसरा क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, तीसरा टर्नर सिंड्रोम, या चौथा विल्सन सिंड्रोम। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। बिल्कुल सही जवाब पहला ऑप्शन आपका डाउन सिंड्रोम इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक या क्रोमोसोम जनित विकार है, ठीक है, यानी बीमारी है, और ये एक जीवन पर्यंत स्थित रहती है जो शरीर में क्रोमोसोम्स का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने से होती है। सामान्य रूप से शिशु 46 क्रोमोसोम्स के साथ पैदा होता है, ठीक है, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 का एक सेट पिता से यानी फादर से, और 23 जो होता है वो मदर से। 23 जो होता है वो जो है मदर से ग्रहण करता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त 21वें क्रोमोसोम्स आ जाता है, जिससे उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। ये आनुवांशिकी परिवर्तन शारीरिक विकास और मस्तिष्क के विकास के गति को धीमा कर देती है दोस्तों, और शिशु में मध्यम से औसत बौद्धिक विकलांगता का कारण बन सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन इसमें डाउन सिंड्रोम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। 28वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। पहला ऑप्शन देखिए पूर्व पारंपरिक अवस्था, दूसरा पारंपरिक अवस्था, तीसरा पश्चात पारंपरिक अवस्था, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। बिल्कुल सही जवाब पहला ऑप्शन आपका पूर्व पारंपरिक अवस्था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख अवस्थाओं को बताया है, जिसमें आपका पूर्व परंपरागत स्तर जिसको प्राक रूढ़िगत स्तर भी कहते हैं, दूसरा परंपरागत स्तर जिसको रूढ़िगत नैतिक स्तर कहते हैं, और तीसरा आपका उत्तर रूढ़िगत स्तर होता है। तो इसलिए आपका इसमें पहला ऑप्शन पूर्व परंपरागत पारंपरिक अवस्था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 29वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। पहला अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, दूसरा ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, तीसरा ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु, या चौथा अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। बिल्कुल सही ऑप्शन चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला दोस्तों अंडाणु होगा, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात, यही इसका सही क्रम है। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, और ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है 30वां।
अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया गया? क्रेसनर के द्वारा, युंग के द्वारा, सेल्डन के द्वारा या स्प्रेंजर के द्वारा? जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब, दूसरा ऑप्शन आपका युंग के द्वारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। युंग जो है दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने दोस्तों व्यक्तित्व का जो ये गुण है, इन्होंने मुख्यतः 3 रूप में इन्होंने दिखाया कि पहला होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी टाइप के लोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट होएगा इसमें? युंग जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आगे आने वाली वीडियो भी आप हमारे वीडियो चैनल पे पाएंगे। कंटिन्यू दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हम अभी तो ये CDP चला रहे हैं, इसके बाद दोस्तों आने वाले समय में हिंदी लेके आएंगे, उसके बाद सारे पार्ट हम सभी विषयों के लेके आया करेंगे। दोस्तों हमने देखा था कि YouTube चैनलों पे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की जो है कंबाइंड वीडियोस पड़ी रहती थी। तो उसमें हम देखते थे दोस्तों, जिन बच्चों को देखना होता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देखना है, वो उसको बैक करके देखते थे या आगे बढ़ा के देखते थे, उनको बढ़ा के देखते थे, उनको परेशानी होती थी। इसीलिए दोस्तों हमने इस लेक्चर को सेपरेट 30-30 क्वेश्चन के सेट में इसको लेके आए हैं कि आपको सुविधा हो और आप आसानी से कम समय में इसको अटेंड कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।